देखो, सैम्पल पेपर हम कर रहे थे और इस सैम्पल पेपर का क्रेडिट जाता है उस वाले सैम्पल पेपर को। ठीक है, और इसका ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं। आज पार्ट 2 में जितने भी बचे हुए प्रॉब्लम हम सारा सॉल्व करेंगे। सो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व किया, जिसमें केस स्टडी प्रॉब्लम भी थे और इस वीडियो के लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of a tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला है कि 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। तो एक बिल्डिंग आपको लेनी है जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर है। ये बिल्डिंग की फुट है, ये बिल्डिंग का टॉप है। ठीक है, थोड़ी दूरी पर आपके पास एक क्या है, एक बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर है। यहाँ पर एक टावर है, टावर ऑब्वियसली बड़ा होता है। ठीक है, ये मेरा टावर है, तो टावर का ये टॉप हुआ और ये इसका बॉटम हुआ। कह रहे हैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री इसकी पैरेलल मुझे यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 मीटर है, नो डाउट। ठीक है, मुझे टावर की हाइट पता करनी है। तो टावर की हाइट ये टोटल है, तो इतना पता है, बस इतना मेरे को निकल जाए तो बात बन जाएगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हाइट कितनी है? h है। अगर आपको h पता चल जाए तो 7 में h ऐड कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? सो देखिए हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए। ये दे रखा है, और एक चीज़ हमें और दे रखी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इस टॉप से इस टावर की फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 45 बनेगा। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन ने। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सो नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी ई। हमने लेट क्या किया है कि जो ई डी है, जो मेरा ई डी है वो मेरा एच मीटर है, ये अपन ने लेट किया है। सो हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी? h+7 होगी। और यही h हमें फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड आवर h। देखो h फाइंड करना है तो एक जो फाइंड करना है और एक हमें पता होना चाहिए। जो निकालना है एक तो वो पता होना चाहिए और जो एक लेंथ पता होनी चाहिए हमें, तो उनकी भी रिलेशन लगाएंगे। तो इनमें से देखो कुछ भी लेंथ पता नहीं है। अब ये एक ट्राइंगल बनाया आपका और ये एक ट्राइंगल बनाया। अब आपको वो लेंथ लेना है जो दोनों में कॉमन हो। आप कहोगे सर ये दोनों में कॉमन कैसे हो जाएगा, दोनों तो डिफरेंट है। देखो बेटा, बी सी की लेंथ जितनी होगी वही ए डी की लेंथ होगी, क्योंकि ये आपस में सेम है, पैरेलल है ना। सिंस बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, अगर मैं बी सी फाइंड करता हूँ अल्टीमेटली मैं ए डी फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो बी सी मेरे को निकालना है और मेरे को ए बी पता है। सो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी पता है मेरे को, बी सी निकालना है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एंगल के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर। tan थीटा, थीटा कितना है? 45। ए बी कितना है? 7। बी सी निकालना है तो बी सी बन जा बी सी 7। तो ये कितना है? 7 मीटर है, यानी कि ए डी मेरा कितना आ गया? 7 मीटर। ये भी मेरा 7 मीटर। अब सारी दुविधा दूर हो जाएगी। ये निकालना है, ये पता है, एन ट्राइंगल ए ई डी, ये निकालना है एच, और ये पता है, डायरेक्ट रख दिया आपकी बात। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा इज 60। सो tan 60 की वैल्यू √3, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगा? 7√3। सो हाइट ऑफ द टावर वो क्या थी? 7 + h थी। 7h क्या है? 7√3। 7 कॉमन निकालो, 7 1 जो 7, यहाँ से √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो आराम से बन गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 कह रहे हैं इन द गिवन फिगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक का लेंथ 21, एक का 42 है और इनका जो कॉमन एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है ना, दिख रहा है आपको शेडेड रीजन,
इसका एरिया आपको निकालना है, इस वाले पार्ट का। ठीक है, सो देखो इस वाले पार्ट का आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। अब आपको सोच में पड़ जाना है, थोड़ा सोचो, फिगर देखो, फिगर्स देख के सोचना है। ठीक है, फिगर देख के आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो फिगर में अगर देखो ये वाला पोर्शन निकालना है, यानी कि इस बड़े वाले सर्कुलर में से एक तो ये टुकड़ा नहीं है बिल्कुल भी, और ये सफ़ेद वाला टुकड़ा भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं, यही चीज़ है। अब देखो क्या करते हैं हम, पहले ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं और ये वाला हिस्सा भी निकाल लेते हैं। मेरे मन में इसे करने के ना बहुत सारे मेथड आ जाने, बहुत से ज़्यादा। कैसे निकल सकता है, देखो सबसे पहले तो देखो कैसे निकल जाएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ। ये बड़े वाला है, इसमें से इस छोटे वाले को माइनस करो तो आपको ये पूरा शेडेड मिल जाएगा। लेकिन ये पूरा शेडेड तो मिल गया, लेकिन मेरे को इसमें ये वाला वाइट पोर्शन आपको हटाना है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, ऐसे गिवन करके लिखो। जो गिवन जो आपका कैपिटल आर है, कैपिटल आर कितना है मेरे पास 42 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर मेरे पास है 21 सेंटीमीटर। कॉमन थीटा मेरे पास कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को अगर निकालना है, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी, तो ये क्या आएगा थीटा बट्टे 360। इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60/360। ठीक है, पाई की वैल्यू अभी फ़िलहाल मत रखो, थोड़ा बाद में रुकते हैं। आर कितना है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, 6 6 1/6 22/7। आर कितना है 42 + 21 42 - 21। ठीक है, तो 1/6 ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें दे देगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे देगा। अब मेरे को इतना रीज़न पता चल गया है, इतना रीज़न मेरे को पता चल गया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं निकालूंगा ये वाला रीज़न। सो देखो नाउ डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल नॉर्मल लैंग्वेज माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल माइनस, उसमें से एरिया किसका माइनस कर देना है, ये वाला ए बी सी डी। ठीक है, सो देखिए एरिया ऑफ बिग सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये वाला 693। ठीक है, तो पाई क्या है कॉमन 22/7, आर स्क्वायर 42, आर स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर लेना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका आराम से। अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, इसी में और करके दे रखा था, ये करो या फिर ये करो, है ना। कह रहे इन फिगर ए बी सी डी, ये मेरा जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2√2 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका मेरे को एरिया निकालना है। ओके, सो देखो इसका जो डायगोनल है ए सी, वो इस सर्कल का क्या है, देखो डायगोनल इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√2,
और डायमीटर है ये d लेट कर लेते हैं a√2। ए क्या होता है, साइड है, क्वेश्चन में की साइड है, साइड कितना है 2√2 और इनटू में ऑलरेडी √2 होता है, सो ये 2 2 जो 4 आ गया डायमीटर। सो रेडियस कितना आ जाएगा, डायमीटर का हाफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जाम में जो इजी है वो वाला करो। तो अगर मेरे कंपैरिजन पूछा तो ये सेकंड वाला ज़्यादा इजी है, तो आपको एग्जाम में ये वाला करना चाहिए जिसमें आपका टाइम कम लगे, वो करो। ज़रूरी नहीं कि पहला वाला ही करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है साइड, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, साइड बोल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है साइड का स्क्वायर 22/7 और रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर। साइड कितना है मेरा क्वेश्चन में 2√2 का स्क्वायर है ना। तो इसको आप सॉल्व करो बस, तो आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 बोला है, 3.14 इंटू 4 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 12.56 माइनस 8, आंसर आ जाएगा 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास। ठीक है, ये हमसे बोला है। सो क्या है ना, हमें अब क्या करना है, देखो सबसे पहले ये हमारा क्लास है, ठीक, और इधर मेरी फ्रीक्वेंसी है, इधर आपको CF बनाना पड़ेगा। एक काम आपको ये करना पड़ेगा, क्लास क्या है 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, यहाँ तक मेरी है। फ्रीक्वेंसीज मेरे को क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है 1 3 5 9 7 3। ठीक है, अब देखो फिर ये 3 3 3 6 6 5 11, ठीक है, सही हो रहा है, और 11 और 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और 25 और 3 28, और इन सब को जोड़ोगे टोटल तो 28 आएगा। सिंस n जो मैंने यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे भी 28 होना चाहिए। n मेरा 28 है ना, n/2 आपको चेक करना होता है, सो ये 14 आ जाएगा। तो 14 से जस्ट बड़ा, 14 से जस्ट बड़ा क्या है ये 18, यहाँ पे आओगे तो ये मेरे को क्या देगा f, और इसके ऊपर वाला ये क्या होता है CF। तो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो बस क्लास से मतलब था, तो मेरे को क्लास मिल गया। ये जो क्लास है ये मेरा मोडाल क्लास भी होगा एंड BDN क्लास भी होगा, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, दोनों का सेम होता है। ये मेरा क्या है लोअर लिमिट, ये मेरा क्या है अपर लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, लोअर लिमिट एंड मिडिल क्लास का अपर लिमिट का सम बताना है, तो जोड़ दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, आंसर इसका क्या हो जाएगा 90। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 90। इतना आसान क्वेश्चन था। अब मैं आपसे थोड़ा माफ़ी मांगूंगा क्योंकि ना मेरे को इसका नेक्स्ट पेज नहीं मिल रहा है। 27 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा अभी, लेकिन सीधा यहाँ पर 31 से स्टार्ट होना है, तो 28 29 और 30 3 क्वेश्चन के लिए जो पेज है वो मिसिंग है, या पता नहीं है ही नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो 110 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ देखो 109 लिखा हुआ है। सो वो 3 क्वेश्चन इसमें प्रिंट ही नहीं हुए हैं, तो मैं आपको कहाँ से कराऊँगा, है ना। सो इसलिए मैंने सॉरी बोल दें, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ये तो प्रिंटर की इनकी गलती है। सो समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं हम, जब है ही नहीं तो मैं कहाँ से कराऊँगा, है ना। कह रहे शो दैट 1/2 and -3/2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इतना आसान क्वेश्चन, बाप रे,
देखो आपको गिवन है कि अल्फ़ा आपका एक 1/2 है और बीटा आपका -3/2 है, ये रूट्स आपको गिवन है। और जो पोलिनोमियल है पी एक्स वो आपका क्या है 4x² + 4x - 3, ये पोलिनोमियल आपको दे रखा है कि नहीं भाई। आपको शो करना है कि ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। अगर इसके रूट्स हैं तो अगर x के प्लेस पे ये वैल्यू रखोगे तो उसको 0 बनाएगा। इफ़ अल्फ़ा 1/2 एंड बीटा 3/2 आर zeros of the polynomial px, then px must be equal to 0, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, p 1/2 पे चेक करते हैं, x जहाँ जहाँ है वहाँ पर 1/2 रखो। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, तो ये 3 - 3 यानी कि 0। तो ये तो 0 बना रहा है यानी कि 1/2 इसका रूट्स है। अगेन p -3/2 पे चेक करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -3/2 रखो। तो यह आ जाएगा 3 × 9, 9 × 4 = 36, 36/2 नहीं 4, 4 9 36, 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, तो 9 - 9 0। तो ये भी 0 बना रहा था यानी कि ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब हमें वेरीफाई भी करने के लिए बोला था रिलेशनशिप। सिंस पोलिनोमियल मेरे पास क्या दे रखा है a कितना है 4, b कितना है 4 एंड c कितना है -3, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फ़ा क्वेश्चन में 1/2 है, बीटा मेरा -3/2 है। p कितना है मेरा 4, a कितना है मेरा 4, 4 1 जा 2, 1 - 3 -2/2 माइनस के 1 तो -1 = -1, हैंस वेरीफाइड। दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला अल्फ़ा है 1/2, बीटा है -3/2, c मेरा है -3, a है मेरा 4, सो यह जगह -3/4, इधर भी -3/4, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। हैंस वेरीफाइड हो गया आपका वेरिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। इसमें एक ऑप्शनल में दे रखा है, एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ से मिल गया है, ठीक। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये पूरा क्रेडिट जाता है ओसवाल सैम्पल पेपर को। अच्छी बुक्स हैं, अच्छी पब्लिशर से आप बाय कर सकते हैं। कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, AP है। सो देखो यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म यानी कि क्या जाएगा 8, ठीक है। सम एशन मेरे पास क्या दे रखा है 636, ठीक है। एशन मेरे को क्या दे रखा है 636। ओके, मेरे को कितना फाइंड करना है, मेरे को n फाइंड करना, हाउ मैनी टर्म ये बोला है, ठीक है। ये होता है वैल्यूज पुट अप और एशन दे रखा 636, ए कितना है मेरा 9, n - 1 d मेरा 8 है, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, सो 9 - 4 तो ये आ जाएगा 4n, 9 में से 4 घटाओगे तो 5, और बाहर से क्या मल्टीप्लाई में n, यहाँ पर 636, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे सो ये आ जाएगा, सो 4n² + 5n प्लस का 636 इधर आगे -36 बन जाएगा। अब तो इसको सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई,
ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको दो फैक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा 4n+53 और एक मिलेगा n-12। फैक्टर करना आता होगा, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू -53/4 विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये हो ही नहीं सकता, नेगेटिव और फ्रैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है AP में। इसको जब 0 पुट करोगे, इफ़ n-12 = 0, सो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। सो इस AP में कितने टर्म लेने पड़ेंगे? 636 सम पाने के लिए 12 टर्म्स लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रही ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको बनाना है ABC, और जिसका राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर है? C पर है, यहाँ पर है। ठीक है तो ये C हो जाएगा, इसे A बोल दो, इसे B बोल दो, ये C हो जाएगा सीरीज़ में। इनकी साइड, इनके जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो हमें दे रखे हैं ABC, और इसका जो इफ़ P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, ये मेरे को क्या दे रखी है? ये वाली लेंथ P, ये वाली लेंथ B, ये वाली लेंथ A, और ये टोटल लेंथ C दे रखी है। तो हमें शो करना है वी नीड टू शो क्या शो करना है? 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। ये अपन को शो करना है। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। क्लियर? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। कैसे? देखो p² है, यहाँ पर p है। ठीक है, अगर आपको देखो जो थ्योरम है आपका 6.7 या ठीक है ना, वो क्या कहती है? अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके जहाँ पर राइट एंगल, उससे अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, और ये छोटा वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले के सिमिलर होगा, और ये वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। जानते हो आप, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, सिंस इन ट्राइंगल ABC, ये हाइपोटेनस है, C² किसके होगा? A² प्लस B² होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर सकता हूँ फिलहाल तो। ऑल्सो इन ट्राइंगल ACB, ये ट्राइंगल लिया, एंड ट्राइंगल CDB, इस वाले पॉइंट को मैं D बोलता हूँ, CDB। ठीक है, ABC, उस पॉइंट को D बोल देंगे। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। कैसे? देखो, ACB में जो एंगल है, देखो ACB ये 90 डिग्री का है, एंड जो मेरा एंगल है CDB ये भी 90 डिग्री का है। तो मैं लिख दूँगा ACB एंड CDB बोथ 90 डिग्री, तभी इक्वल है। उसके साथ साथ जो एंगल B है, इस ट्रायंगल में भी ये भी आएगा, और इस वाले ट्रायंगल में भी ये भी आएगा, है ना। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल आ जाती है तो आप कंसीडर बाय ए क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, है ना। होते कि नहीं? AC/CD और CB/DB, AC/CB, ये तीनों इक्वल हैं। बट आपकी जो ज़रूरत है उसको कोई दो ले लो। देखो, AC क्या है मेरे पास? AC मेरे पास B है, और CD मेरे पास क्या है? CD मेरे पास B है। CB मेरे पास A है, और DB नहीं पता, है ना। DB अपन को नहीं पता। और AC मेरे पास B है, और CB मेरे पास A है।
ठीक है। सो ये नहीं पता है तो इन दोनों को इक्वल ले लो, तीनों इक्वल है ना। व्हेन बी अपॉन पी इक्वल्स टू बी अपॉन ए। गलत कर रहा हूँ क्या? ए सी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ए सी मेरा कितना था? ए सी मेरा बी था, ठीक है। और फिर मेरा सी डी मेरा कितना था? सी डी, सी डी मेरा पी है, ओके। फिर सी बी, सी बी, सी बी मेरे को पता ही नहीं है, सी बी मेरे को है ना, ये मेरे अंदाजा मेरा गलत रखा है, ये इसको छोड़ो। ए सी, ए सी सर नहीं, ए सी, ए सी मेरे पास बी है, ठीक है, और सी बी मेरा ए है। कन्फ्यूज़न इसलिए हो रही है ना, तो मैंने यहाँ गलत रखा है, यहाँ ए बी रखना तो मैंने ए सी लिख दिया था। ए बी मेरा कितना है क्वेश्चन में? ए बी मेरा सी है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है ना। अब सही हो गया। तो देखो यहाँ से 1/p क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1/p स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट रख सकता हूँ मैं, और हर एक के अपन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/b स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/a स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1/b स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ 32 में। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी सच दैट पी ए हमारा 4 है। ये जो पी ए है ये 4 है, सो ऑब्वियसली पी बी भी मेरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 135 डिग्री है। फाइंड द लेंथ, जो कोड है ए बी, ये मेरे को ए बी कोड फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ मेरे को फाइंड करनी है। अब देखो, ठीक है, अब आप देखो, अगर आप ट्राइंगल पे ध्यान से देखो, ये मेरा 4 है, ये मेरा 4 है, ये लेंथ कितनी है पता नहीं है ना। सो देखो, सिंस बाई 10.2 थ्योरम पी ए इक्वल्स टू पी बी, और ये क्या हो जाएंगे? दोनों 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वाली एंगल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? बी ए सी, ये पूरा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये पूरा एंगल 135 है, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। देयरफॉर अगर मेरे को पता करना है पी ए बी एंगल मेरे को पता करना है, तो वो कितना हो जाएगा? 180 में से मेरे को 135 माइनस करना होगा, तो ये कितना जाएंगे? 45। ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 है, दो साइड सेम है तो इन दोनों एंगल भी सेम होंगे, है ना। तो ये मेरा जो एंगल है पी बी ए, ऑल्सो पी बी ए, वो भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, अब ट्राइंगल के तीनों का एंगल का सम कितना होता है? 180। ये 45 है, ये 45 है, 45 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 90। इट एम्प्लाइज एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि ये कैसा ट्राइंगल है आपका? ये आपका एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लगा तो सिंस एंगल पी पता चल गया ना, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए पी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ए बी स्क्वायर किसके हो जाएगा? पी बी का स्क्वायर प्लस ए पी ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 तो 2 इंटू 16, तो ए बी क्या आ जाएगा? 4√2,
ठीक है, 4√2 आ जाएगा आपका क्या सेंटीमीटर। सो जो कोड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4√2 सेंटीमीटर होगी। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 3 कॉइन है जिनको एक साथ उछाला जाता है। जब भी कोई चीज़ 3 चीज़ें एक साथ हो रही होती है तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। 3 कॉइन है, 1 2 तीनों साथ एक साथ हो रहा है। इसकी जो पॉसिबिलिटी ये तो हेड देगा या ट्रेल, ये हेड देगा या ट्रेल, ये हेड देगा या फिर ट्रेल देगा उछालने पर। तो इसकी पॉसिबल 2 आउटकम्स हैं, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 2 2 4 8 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सो और ये सब चीज़ें मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ आपको, आपने अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर, सो जो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे वो मैं बता रहा हूँ। H, T, H, T, H, T, ये मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे फिक्स रखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको फिक्स करो। H का H के साथ, H का T के साथ, T का H के साथ, T का T के साथ। इस H को फिक्स करो, H का H के साथ, H इसके साथ, ठीक। अब T ले जाओ, THH, THT, TTH, TTT, तो ऊपर 4 नीचे 4, तो ये कुल 8 परिणाम ऐसे पॉसिबल हैं। इसका मतलब ये होता है कि या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, तीसरे में भी हेड आएगा, या फिर पहले में हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा, तीसरे में ट्रेल आएगा, ऐसे करके सो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड्स की, देखो टोटल आउटकम्स तो 8 है। फर्स्ट वाले का इस इवेंट को मैं ए बोल देता हूँ। एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 2 ही हेड होने चाहिए। कौन कौन से हैं, लिखो ऐसे, HHT, HTH, THH, और नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इस इवेंट की, अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 8 है। आंसर ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा इवेंट बी ले लो, एटलीस्ट 2 हेड्स, या तो 2 हेड्स होंगे और 2 हेड्स से ज़्यादा होंगे। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, ये तो होंगे ही होंगे। अब 2 से ज़्यादा हेड तो ये भी है, ट्रिपल H। अब की बस प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 4, टोटल आउटकम्स कितना है, 8। सो आंसर इज 1/2। तीसरे इवेंट को मैं C बोल देता हूँ, और तीसरे इवेंट के लिए क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स हों, और फिर आप 2 टेल्स लेना है या 2 टेल्स से ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो देखो टेल्स कौन कौन से हैं, एटलीस्ट 2 टेल, यहाँ से H, TT, THT, TTH, ट्रिपल T। ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल आउटकम्स 8 है, 1/2, ठीक है। आराम से बन गया एकदम। अब आते हैं सेक्शन 5 में। कह रहे हैं इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन शो दैट A B C तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको पहले सिंप्लीफाई करो, यही इसका सबसे हार्ड काम है, सिंप्लीफाई करना। तो इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना, आपस में मल्टीप्लाई जब कर लोगे, तो जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करके, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स कॉमन निकालना, और फिर बाकी सारे टर्म कांस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। हियर
ए के प्लस पे 3 है, बी के प्लस पे माइनस के 2, ए प्लस बी प्लस सी है, और सी के प्लस पे है ए बी सी प्लस सी है। ये चीज़ें फॉर इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4ac के। बी ये है, और 4 ए कितना है मेरे पास? 3, सी मेरे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, माइनस इसका तो 4 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो देखो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, और ये सारे टर्म इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ से 3 बच रहे हैं, ठीक है। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab इधर आके सारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? ए स्क्वायर कुछ गड़बड़ तो हमसे नहीं हो रही है ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। सो देखो जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के ए सी माइनस के बी सी, या कि माइनस हो जाएगा ना, 3 में से 2 में से माइनस होगा। तो अब मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। सो देखो क्या हो जाएगा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 1/2 रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक साथ रखो, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को इसको एक साथ रखा, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इसको एक साथ रखा। कोई फ़र्क नहीं, 1/2 इधर आके तो 0 हो गया, काम ख़त्म। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है? c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? सिंस a b c तीनों आपस में इक्वल नहीं है और इन सब का योगफल 0 के बराबर है, ये भैया कैसे पॉसिबल है? ये तो तभी पॉसिबल है क्योंकि ए बी सी आपस में बराबर नहीं है ना। ए बी सी अगर आपस में बराबर नहीं है तो तभी पॉसिबल है। इन सबको जोड़ने पे अब 0 भी आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 के बराबर हो, ये 0 के बराबर हो और ये 0 के बराबर हो, ठीक है। यदि इफ़ a माइनस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या आ गया? b। इफ़ b माइनस सी इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। और c माइनस ए इक्वल टू 0 होगा तो c इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस a इक्वल टू b इक्वल टू c आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, जो इजी लगे, मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको इजी लगे वो करो, ठीक है। अब ये वाला ज़्यादा इजी था। क्या बोला है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 1 more than twice its numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2/16/21, find the fraction, ठीक है। ये तो देखो क्या बोल रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो ऑफ फ्रैक्शन इज़ 1 more than twice its numerator, न्यूमरेटर से ज़्यादा है। सो जिस पर डिपेंड करता है उसको आप मान लो। लेट जो न्यूमरेटर है उसको मैंने x मान लिया, देन फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर तो x है, डिनोमिनेटर क्या बोला है? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 more than twice इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस के डबल से एक ज़्यादा है, ये मेरा फ्रैक्शन है, ठीक है। ये मेरा फ्रैक्शन है। अब क्या बोला है? इफ़ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
देखो ये जो फ्रैक्शन है ये तो है ही है, इसका रेसिप्रोकल को अगर इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, अगर इसके फ्रैक्शन को इसके रेसिप्रोकल से ऐड किया जाता है तो वो ये बन जाता है, यानी कि 21 दूनी 42, 42 और 16 58, 58/21। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x + 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 × 2 = 4 2ab, यहाँ से हो जाएगा 2x² x। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 21x², 21 चौके 84, ठीक है, 21 बन जाए 21 + 21 चौके 84 x। 5 8 दूनी 16, यहाँ से लगा 1, 2 5 10, 10 और 11 x² और 58x। सब उसको इस तरफ लेके आओ, इसको जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11x² + 33x 26। यहाँ से आ जाएगा 11x² - 26x - 21, है ना, इस तरफ जाके 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। अब इसको सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई करें तो 21 और 11 को मल्टीप्लाई करना है आपको, और माइनस करने में 26 आना चाहिए। 21 और 11, 11 कम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। मल्टीप्लाई करें तो 231 आना चाहिए और घटाएं तो 26। ऐसे दो नंबर लो, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, 33 और 7। 33 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आएगा, 33 में से 7 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है। ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 11x² माइनस के 33x प्लस के 7x, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से क्या कॉमन 11x, यहाँ से x बचा 11 3 33 7, जो दो बार उसे एक बार लिखेंगे और जो कॉमन निकाला उसके दूसरे ब्रैकेट में, इसको 0 मानोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, इसको 0 मानोगे ये आ जाएगी। ठीक है, सो फ्रैक्शन ये वाला तो नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सो आंसर ये वाला लेना पड़ेगा। x = 3 एक्सेप्ट है तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 3, 3 × 2 = 6 और 1 7, सो आंसर इज़ 3/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका आराम से। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ क्यू। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले करवाया था, ये क्वेश्चन भी मैंने कुछ दिन पहले कराया था। ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन की मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो मैंने कुछ दिन पहले कराया था, तो चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर मैंने ही करा रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और ये क्वेश्चन भी मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में इसको पिक किया था, तो वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना।